नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बदले में उनकी मंशा होती है कि चुनाव जीतकर कोई अच्छा सा पद मिल जाए, पावर मिल जाए। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव जीतने के बाद कोई पद मिले लेकिन उस पद की कोई पावर ना हो तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है राजस्थान की पंचायत समितियों में, जिनके सदस्य अब बेबस नजर आ रहे हैं। और ये बेबसी सिर्फ इसलिए है कि चुनाव जीतने के बाद सदस्यों के पास पद तो है लेकिन पावर नहीं है। पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों का दर्द ये है कि चुनाव जीतने के बाद जिला परिषद की शक्तियां जिला प्रमुख और पंचायत समिति की शक्तियां प्रधान के हाथों में आ जाती हैं। अन्य सदस्यों का काम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए ही रह जाता है और ऐसे में ना तो उनका मान दे दिया जाता है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी उनके पास में होते हैं। प्रशासनिक अधिकार उनके पास हो ये वो चाहते हैं और इसको लेकर अब सदस्यों ने अपने पावर के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। तो कब मिलेगा उन्हें उनका हक, कब वो जो प्रशासनिक वित्तीय शक्तियां चाहते हैं, पावर चाहते हैं, मानदेय की मांग करते हैं, कब ये बात सरकार तक जाएगी, सुनेगी। आज बात इसी मुद्दे पर। 11 तारीख को हम राजस्थान जयपुर की राजधानी के ऊपर विधानसभा घेराव का कूच करेंगे। और आज हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले महेश जी से आपको रूबरू करा देती हूं। महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और महेश जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ, और राजेंद्र सिंह सुरपुरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ। और सबसे पहले आपसे महेश जी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अक्टूबर से आपने इसकी शुरुआत की थी, जरा इस पर गौर फरमाए, प्रकाश डालें सबसे पहले कि किस तरह से ये शुरुआत हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से कौन आया, आपसे बातचीत करता है। राजस्थान में पहली बार अक्टूबर में हमारे पंचायत समिति सदस्यों का पूरे राजस्थान पर लेवल पर एक संगठन बनकर तैयार हुआ और हमने अक्टूबर में उपखंड स्तर पर राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय और सीएम साहब के नाम प्रत्येक पंचायत समिति में लगभग 352 पंचायत समिति है, सब में ज्ञापन दिया। उसके बाद दूसरे चरण में हमने जो पंचायत समिति में जो सदस्यों की हमारी साधारण सभा की मीटिंगें होती है उनके बहिष्कार कार्यक्रम रखा और लगभग प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में साधारण सभा की मीटिंगों का बहिष्कार हुआ। उसके बाद हमने जिला स्तर पर प्रत्येक जिला स्तर पर पूरी जिले के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उन्होंने सीएम साहब और मंत्री महोदय का नाम ज्ञापन दिया और अभी हमने पूरे प्रदेश स्तर पर एक प्रदेश स्तर का यहाँ शहीदी स्मारक पर धरना दिया, जिसमें प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया और लोकतांत्रिक तरीके से हमने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और अपनी जो वाजिब मांगे थी वो सरकार के सामने रखी। अब तक सरकार का सकारात्मक रुख रहा। शासन सचिव साहब जो पंचायती राज है उन्होंने हमारे प्रदेश के जो प्रतिनिधि मंडल है उनको बुलाकर जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं सबका 1 to 1 हमसे डिस्कस किया और हमें आश्वस्त किया कि आपकी जो 4-5 मांगे उनका तो तुरंत निराकरण होगा, बाकी कुछ वित्त विभाग से संबंधित है उनका भी वित्त विभाग के अधिकारियों को भेजकर संशोधन किया जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, क्योंकि आप लोग लगातार इस पर डटे हुए हैं, अक्टूबर का वक्त था, लेकिन क्या उससे पहले भी आपने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया था, प्रशासनिक अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया था? देखिए 1995 से लेकर के जो पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने लगे, 1995 से पूर्व पंचायत प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव केवल सरपंच व वार्ड पंच के द्वारा हुआ करता था। 1995 के बाद में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के सदस्यों के माध्यम से जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान का चुनाव होने लगा। हम लोगों ने जब आकर के इस मुद्दे पर बात करी, जब चुनाव हुआ पहली बार राजस्थान में, जो पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों के पंचायत समिति सदस्य, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आरएलपी हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब लोगों ने एक होकर के पंचायत समिति सदस्य संघ का गठन किया और पंचायत समिति सदस्य संघ के नेतृत्व के अंदर हम लोग हमारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के लगभग 6236 पंचायत समिति सदस्य व 1014 जिला परिषद सदस्य अपनी मांगों को लेकर के अड़ी गए। ठीक है, क्योंकि महेश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, जब ये पूरा, क्योंकि हालांकि आपने अभी सुन लिया ये किस तरह से है, इस पे अभी अक्टूबर से लेके अभी तक
मांगे बहुत सारी की जा रही हैं, पूरी कुछ नहीं हुई हैं। कैसे आप इसको देखते हैं, कहां पर ये कमी रह जाती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको आधार उसको लोकतंत्र को सफल बनाने में जिनका योगदान रहता है, उससे जुड़े जो भी संबद्ध लोग बाग हैं उनका भी उन्हें ही उतना ही उनकी भी क्षमता, उनका मतलब जितना मतलब उनको जो प्रशासनिक अधिकार या मतलब वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए उन्हें मिलने दिए जाना चाहिए। मेरे को आश्चर्य इस बात का है कि इतना साल होने के बाद में भी अभी इनका इस संबंध में कोई नहीं होना, ये एक तरह से शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक ये ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। मूल भाव जब हम ग्राम विकास की धारणा करते हैं, महात्मा गांधी ने जो ग्राम विकास का जो जो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था और अवधारणा दी थी कि भारत गाँवों का देश है और गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक मतलब भारत का विकास कैसे होगा। जब हम ये दावा करते हैं, हर मतलब जितने भी मंत्री से लेकर या मुख्यमंत्री या मतलब प्रधानमंत्री तक ये बातें करते रहते और कहते नहीं है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो ये जो सदस्य जो लोग बाग हैं उनको ही जब ये वित्तीय अधिकार अपने क्षेत्र के विकास के बारे में और उनमें कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब वित्तीय स्थितियों की वित्तीय साधनों की संसाधनों की ज़रूरत होती है वहाँ उनको सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब हम संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इस संस्था को, और क्योंकि जब हम बात करते हैं कि शक्तियाँ क्या होती हैं प्रधान की, कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या कुछ ये अपने ग्राम विकास कर सकते हैं, चाहे वो सड़क के लिए हो, पानी हो, जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, क्या इसमें कहीं इन बातों का जिक्र नहीं है कि मानदेय भी दिया जाना चाहिए या कुछ जो खास शक्तियां ये मांग रहे हैं वो शक्तियां भी दी जानी चाहिए? देखिए, ये मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, जब स्थानीय जो अपने शहरी जो सरकारें हैं उनमें ये प्रावधान है पार्षदों को और इन समितियों के जो उनको अधिकार होता है, समितियां बनती है, समिति के सदस्यों को पावर मिला हुआ है, तो फिर पंचायत इकाई को क्यों इससे इग्नोर किया जा रहा है? उनको चाहिए कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हम भारत ग्राम विकास की अवधारणा को अगर अंगीकार किए हुए हैं तो क्यों नहीं इनको ये मिलनी चाहिए? इनका बिल्कुल राइट है, देना चाहिए। सर लेकिन क्यों इतना वक्त क्यों लगा है? हालांकि अभी हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो वहाँ अलग अलग तरीके से इसको माना जा रहा है और शायद चाहे आप बीमा के द्वारा कह लीजिए या दूसरे तरीके से उनको राशि मिल रही है मानदेय की, जो ये बात करते हैं। राजस्थान से शुरुआत हुई थी, नागौर से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी राजस्थान ही महरूम है। यहाँ के जो सदस्य हैं वो लोग ही अब आंदोलन पर उतरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश में, सबसे बड़ी हमारे गाँव की दूरियां भी काफ़ी हैं, छोटी छोटी ढाणियाँ हैं या बीच बीच में जितना भी है, तो ये जो जितने भी सदस्य होते हैं पंचायत समिति, सरपंच हैं और क्या नाम है प्रधान हैं और जिला प्रमुख हैं, इनके पास साधन होते हैं, वहाँ पहुँचने के साधन होते हैं और इनको ये भी मालूम होता है कि ये सारा जब चुनाव दलगत राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो जो दो चीज़ें मुख्य है कि राजनीतिक कारण की भी उपेक्षा का शिकार हो जाता है एरिया। जो सदस्य जो है उनके अक्सर अगर वो उसी विचारधारा का या दलगत विचारधारा का व्यक्ति नहीं है तो उसकी क्षेत्र की उपेक्षा कर दी जाती है। तो अगर ये जो उनको वित्तीय प्रशासनिक अधिकार मिल जाते हैं तो उसे एक सुविधा होगी कि अगर विपक्ष का भी कोई प्रतिनिधि होगा तो वो भी अपने क्षेत्र में ये कार्य जो विकास के कार्य करवा सकता है। और क्या उसकी प्राथमिकताएं हों कि वहाँ पहले सड़क चाहिए या बिजली चाहिए या और कुछ जो भी साधन है जो कृषि के, मान लीजिए कहीं अकाल पड़ गया और उस एरिया में मतलब किस तरह से वो वहाँ जो सदस्य जो रिकमेंड करेगा भाई मेरे एरिया क्षेत्र में मतलब उसको अकाल के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए, विकास के काम होने चाहिए, जो जैसे भी है। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि जिसका प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हैं फिर आप? या तो उसका प्रोविजन हटा दीजिए। जब हम कर रहे हैं तो उनको वो अधिकार देने चाहिए और सरकार को इसमें तत्काल प्रभाव से बजाय इन्हें टालने के, ये बजट सत्र चल रहा है इस समय ले दे करके कर देना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि देखिए राजेंद्र जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने बताया कि किस तरह से अभी तक आपने पूरी जो है कवायद की है, यानी कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग।
अभी तक क्या जो बॉडी होती है, प्रशासनिक बॉडी है या सरकार तक आपकी बात पहुंचाई गई है? क्योंकि आपने कहा कि अब आप 11 मार्च को अगर नहीं बात सुनी जाती है तो विधानसभा घेराव करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों का जो आंदोलन प्रदेश भर में चला और जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोगों ने संवेदनशील रहते हुए सरकार के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा, उसी का परिणाम निकला कि पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन साहब ने हमें बजट के ठीक एक दिन पूर्व बुला करके हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात करी, हमारे साथ बैठक करी। उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर हमसे बिंदुवार चर्चा करी और उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे कमेटी बना करके उस सरकार के पास भेजते हैं। अब जो देना और ना देना तो सरकार के और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन हम हमारी तरफ से बना करके पूरा बजट बना करके आगे भेज रहे हैं। आने वाले जो विधानसभा सत्र है उसके अंदर हमें निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील होते हुए हमारे बारे में विचार करेगी। वे पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के अधिकार, मान, सम्मान के बारे में सोचेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात वेतन और मानदेय की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेतन या मानदेय से पहले पंचायत समिति सदस्य आज के समय अगर सरकार के द्वारा हमें कुछ किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है तो हम लोग लोक सेवक की श्रेणी में ही नहीं आते। पंचायती राज का गठन राजस्थान से हुआ, राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई। आज यदि हम देखें तो हिमाचल सरकार के अंदर 5500-6500 रुपए का मानदेय दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। वह हमारे अगल बगल के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको विभिन्न वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यूसीसीसी का अधिकार दिया जाता है, प्रपत्र 5 का अधिकार दिया जाता है। वरन राजस्थान के अंदर ये बिल्कुल शून्य के बराबर है। राजस्थान में केवल हम लोगों का योगदान प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के चुनाव तक सीमित रह जाता है। इसलिए आज अगर हम देखते हैं कि नगर निकाय का चुनाव, नगर पालिका में जो चुनाव होता है उसमें महज 500 वोटों पे चुनने के बाद में जनप्रतिनिधि भी पार्षद कहलाता है, वो भी पंच प्रतिनिधि कहलाता है। लेकिन नगर पालिका के पार्षद को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है, एक भत्ता दिया जाता है, उसको उसके अधिकार दिए जाते हैं, उसके मान सम्मान व प्रमाणीकरण के अधिकार होते हैं। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य की यह स्थिति है कि सबसे छोटा प्रमाण पत्र होता है आय प्रमाण पत्र। उसमें सांसद से लेकर के, विधायक से लेकर के बीट कांस्टेबल तक उसको प्रमाणीकरण का अधिकार है, लेकिन उसके अंदर भी पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं है। इस प्रकार की विभिन्न त्रुटियां पंचायती राज के अंदर रह चुकी हैं। इन सभी बातों को लेकर के पंचायत समिति सदस्य आंदोलनरत है। लेकिन राजेंद्र जी, क्योंकि जो आपने बताई और महेश जी भी जैसे कह रहे थे कि बहुत सारी, अगर सबको ये हक मिल रहा है तो फिर क्यों आप लोग अभी तक महरूम हैं? अगर आप महरूम हैं इतने समय से, दिक्कतें भी बहुत सारी होंगी। क्या बिल्कुल दिक्कत आ रही है, दिक्कत सबकी सभी लोगों के सामने। पहली बार ऐसा हुआ है 1995 से ये व्यवस्था हो चली आई है। 1995 के बाद में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के माध्यम से चुनाव होने लगे, व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने लगे। आज तक ये मुद्दा नहीं उठा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पहली बार संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पहली बार, क्योंकि राजस्थान की 200 विधानसभाएं हैं, 200 विधानसभाओं में 160 विधानसभाएं सीधे सीधे ग्रामीण परिवेश से आती है और 160 विधानसभाओं में सबसे पहले सिंबल के साथ अगर कोई जाने वाला प्रतिनिधि होता है तो वो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य होता है। इस बार सभी पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट, एक स्वर में अपनी बात, अपने मान सम्मान व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। हम लोग कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले लोक सेवक की श्रेणी में तो लाया जाए। लोक सेवक की श्रेणी में जब हम आएंगे, आज की स्थिति में तो नगर पालिका का पार्षद लोक सेवक है, नगर निगम का पार्षद लोक सेवक है, नगर परिषद का पार्षद लोक सेवक है, लेकिन पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है लगभग 8 से 10 हजार मतदाताओं के ऊपर, जिला परिषद का चुनाव होता है 40 से 50 हजार, 60 हजार मतदाताओं पर। जो लोग 50-50 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों के पास में सिवाय जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान के मत देकर के निर्वाचन करने के अलावा इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। जी चलिए, रामलाल जी का रुख कर लेते हैं। रामलाल शर्मा, विधायक बीजेपी से। रामलाल जी, मुद्दा बहुत गंभीर है और मांग भी की जा रही है। हालांकि अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन शायद ये बहुत पहले भी हो जाना चाहिए क्योंकि ये हक की बात होती है। आपने इस मुद्दे को भी उठाया? देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर भी जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरों के मुद्दे को विधानसभा के अंदर भी उठाया था और इनकी मांग करीबन 7-8 महीने हो गए लगातार इन्होंने सरकार को ज्ञापन देने का भी काम किया, मंत्री महोदय को अवगत कराने का काम किया, अपना धरना देने का भी काम किया। मांग इनकी जायज है और जायज मांग को मानने में सरकार को भी इनकार नहीं करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, और इनकी मांगों को मानना जाना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से ये भेद है शहरी और ग्रामीण। तो जब शहरी क्षेत्र के अंदर पार्षदों को जब सुविधाएं दी जाती है तो क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए।
रामलाल जी, लेकिन क्योंकि देखिए अब आप ये मांग तो उठा दी है, ये जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, महेश जी ने बताया कि कुछ मांगों को तो कहा कि जल्द अभी हम मान लेंगे, लेकिन कुछ मांगे अभी भी रुकी हुई हैं। क्या वो जो देरी है वो इनके लिए बहुत दिक्कत देने वाली रहेगी? देखिए, शुरुआत अगर हुई है तो आज सरकार के सामने कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो सरकार इनके जो संघर्ष समिति है उसके साथ बैठ के बातचीत करके और कोई मध्यम रास्ता निकाले, इनको कन्विंस करे कि साहब आपकी ये 5 मांग है, 5 में से हम 3 मांग मानने के लिए तैयार है, 2 मांग हम बाद में विचार करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक शुरुआत तो हो ना, लेकिन सरकार इनकी बात ही नहीं सुने, मंत्री की दहलीज के ऊपर जाए तो मंत्री गेट बंद कर दे मिलने के लिए। सर आपने जब ये मुद्दा उठाया था उसके बाद क्या रहा? उसके बाद कई मान्य सदस्यों ने भी मेरी बात का समर्थन भी किया और कई मान्य सदस्यों ने भी विधानसभा के अंदर इस बात को कहा कि बिल्कुल मांग जायज है। जो एक भेद बना हुआ है, जो दूरियां बनी हुई है, जो एक दूसरे के बीच के अंदर का माहौल है कि साहब शहरी लोग ही ज्यादा विचार विमर्श कर सकते हैं, योजनाएं अच्छी बना सकते हैं, या जिनको ये कहें कि साहब इन्हीं की बैठकों का महत्वपूर्ण होती है, समय इन्हीं का महत्वपूर्ण कीमती है, औरों का नहीं है। तो पंचायत समिति जिला परिषद मेंबर भी जो भी पंचायत समिति जिला परिषद की मीटिंग होती है, मीटिंगों में कई किलोमीटर तक चल के और मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने जेब का पैसा खर्च करते हैं, डीजल जलाने का काम करते हैं, और तो कम से कम सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इनकी समस्याओं पर विचार करके और इनकी मांगों को मानना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि हम लोग तो 11 मार्च को जो है विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि अब प्रदर्शन करते हुए तो वक्त हो गया है, बातचीत होती है लेकिन उस बातचीत के बाद कुछ निकलता नहीं है। अगर ये घेराव करते हैं, क्या आप उनके साथ में मौजूद रहेंगे? बीजेपी क्या साथ देगी? बिल्कुल, इनकी मांगों के समर्थन के अंदर मैं इनके साथ रहूंगा, इनके विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा और सदन के अंदर भी इनकी मांग को पुरजोर शब्दों के अंदर में उठाऊंगा। लेकिन अभी तक क्या इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि प्रदर्शन तो सर अक्टूबर से ये कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई जनप्रतिनिधि, बीजेपी हो या कहीं से भी जनप्रतिनिधि पहुंचे साथ में? देखिए, इस पूरे मामले को संवेदनशीलता रखते हुए बीजेपी, कांग्रेस, सभी विधायकों ने हमारे बारे में, सबसे पहले रामलाल जी शर्मा साहब ने हमारे बारे में प्रश्न उठाया, उसके बाद निर्मल कुमार जी ने प्रश्न उठाया, बलजीत यादव साहब ने प्रश्न उठाया, कृष्णाराम जी विश्नोई है कांग्रेस के विधायक है लोहावट से, उन्होंने प्रश्न उठाया। कांग्रेस में बीजेपी के लगभग 70 से अधिक विधायकों ने हमारे समर्थन में पत्र लिख करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भेजा, जिसके अंदर सबसे पहले लालचंद जी कटारिया साहब ने लिखा, टीकाराम जी जूली ने लिखा, ममता जी भूपेश ने लिखा। इन सब ने लिख करके सरकार के मुख्यमंत्री जी को हमारे समर्थन में ये पत्र लिखा, जिसके अंदर लालचंद जी शर्मा है, डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं, ममता भूपेश जी हैं, रामेश्वर डूडी जी हैं, सुखराम विश्नोई जी हैं, दीपचंद खैरिया जी, ऐसे करके विभिन्न विधायक व सांसद महोदय ने हमारे समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री को हमारे समर्थन में पत्र लिखा। उसके बाद बात निकल के आई कि शायद पंचायत समिति सदस्य अपने प्रधान और इनके बीच में टकराव की स्थिति होगी। तो हमने 352 पंचायत समितियों के प्रधानों में से लगभग 300 से अधिक प्रधान लोगों ने हमारे समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नाम पर पत्र लिखा कि पंचायत समिति, हम लोग प्रधान से पहले पंचायत समिति सदस्य हैं, वे पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद की मांगे बिल्कुल जायज हैं, इनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य लगभग 8 से 10 हजार लोगों पे चुनाव जीत के आता है, जिसका चुनाव का कार्य क्षेत्र कम से कम 10 से 12-15 किलोमीटर का होता है, जिसकी दूरी उसको तय करनी पड़ती है। जिला परिषद का क्षेत्र कम से कम 60 से 70 किलोमीटर दूरी के रेडियस में वो चुनाव लड़के आता है। अगर नगर निगम के पार्षद की बात अगर अपन देखते हैं, परिषद देखते हैं, नगर पालिका के पार्षद को देखते हैं, तो इनको टेलीफोन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, वाहन भत्ता व प्रति माह जब भी बैठक में बैठते हैं उसका भत्ता अलग से मिलता है। इनको यूसीसीसी का अधिकार होता है, प्रपत्र 5 का अधिकार होता है। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य, हम लोगों का ये मानना है कि सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है उसमें से लगभग 80% सीधा पंचायत पे जाता है, व 20% पैसा जो रहता है वो जिला परिषद व पंचायत समिति के द्वारा आवंटित किया जाता है। हम उसी 20% की बात करते हैं कि जो 20%, जो 80% सीधा पंचायत में जा रहा है उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है। जो 20% पैसा जिला परिषद व पंचायत समिति के पास में रहता है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पंचायत समिति में होने वाले कार्य वह जिला परिषद के होने वाले कार्य में जिस भी जनप्रतिनिधि के निर्वाचन क्षेत्र में वो कार्य हो, उसमें कम से कम उस निर्वाचित प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य की जाए, ताकि उस प्रतिनिधि को अपने प्रतिनिधि होने का महत्व समझ में आए। अच्छा महेश जी, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपकी मान ली गई थी, जिस पे कहा गया कि वो तो जल्द हो जाएंगी, लेकिन किन पे अभी तक जो प्रकाश है वो नहीं डाला गया या कहा गया कि अभी इसके लिए सोचा जाएगा? इसमें जो हमारी जो पहली मांग थी प्रशासनिक अधिकार, जो विभिन्न दस्तावेज उनके एक बार सत्यापन का जो अधिकार होता है, सर वो बताइएगा जो अभी जिन पर विचार नहीं किया गया है। एक तो जो मानदेय वाली थी उस पे,
एक जो यूसीसीसी का पावर होता है, जो कार्य हो जाता है और उसका जो कार्य उपयोगिता और कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें भी हमारे पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर के हस्ताक्षर नहीं होते। तो एक तो उसको थोड़ा डिनाइन किया गया। एक मानदेय वाली थी, एक जो पंचायतों में बैठक की थी उस संबंधित थी, बाकी जो हमारी प्रशासनिक अधिकार वाली थी। एक जो मुख्य टकराव है पंचायत समिति में, जैसा अध्यक्ष ने बताया कि 20% पैसा रुकता है बजट का। अब उस 20% जो बजट का पैसा रुकता है उसको भी हमें जो सदस्य अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करना चाहिए रोड के और विकास कार्यों के लिए, तो भी उसमें हमारे को स्वतंत्रता नहीं है। उसके लिए भी हमें संबंधित ग्राम पंचायत और प्रधान पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब ग्राम पंचायतों में क्या होता है कि राजनीतिक तुष्टिकरण की वजह से ग्राम पंचायतें कुछ वर्ग को वंचित कर देती है विकास के लिए। अब वो वर्ग हमसे उम्मीद रखता है क्यों, वोट तो उन्होंने हमें भी दिया है। अब हम जब उनके कार्य लेकर पंचायत समिति में जाते हैं तो इस सिस्टम में हम ऐसे पंगु बना दिया है कि हम उनके लिए वो विकास कार्य नहीं करा सकते। और जो राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत राज की, तो इसमें त्रिस्तरीय, वो जो लोग वोट देते हैं वो आपकी तरफ उम्मीदों से देखते होंगे कि हमारा काम होगा। वोट मांगते वक्त हम उनके पास पूरे वादे करते हैं विकास के लिए, जब हम जीत जाते हैं जब नहीं होते विकास कार्य तो तब वो उम्मीदें खत्म भी होती हैं। रामलाल शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस से तो हमारे साथ आज कोई प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि आप विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष से विधानसभा चल रही है, उम्मीद हम आपसे ही कर सकते हैं इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप ये आश्वासन दें कि इस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठाएगा और इस पर अब बातचीत भी होगी। इस तरह के माहौल या इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी कि इनको विधानसभा घेराव करना पड़े। निश्चित रूप से इनके मुद्दे को विधानसभा के अंदर हम पूरे पुरजोर शब्दों के अंदर उठाने का काम भी करेंगे। साथ में मैं इतना विश्वास भी इनको दिला दूं कि अगर कांग्रेस की सरकार इनकी बातों का और इनकी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेगी, तो हमारी सरकार जब भी आएगी तो उस समय मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे चुनावी एजेंडे के अंदर भी इनकी मांगों को हम शामिल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी इनकी मांगों को हम शामिल करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। जब उम्मीदें होती हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की जाती है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब इस तरह के आंदोलन हो या फिर जब इस तरह से घेराव किया जाए, विधानसभा चल रही हो या प्रतिनिधियों से या ब्यूरोक्रेट से बातचीत हो, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। और अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो उस बात को सुना भी जाना चाहिए। उम्मीद यही है, क्योंकि विपक्ष से हमारे साथ नेता विधायक मौजूद थे और जो सरकार सुन रही है उससे भी यही उम्मीद है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर जल्द से जल्द हल निकलेगा और घेराव की स्थिति नहीं बनेगी। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।